हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मुगल प्रशासन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना है कि जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो उसकी इकाइयों की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, मुगल में कौन होता था? ऊपर बादशाह होता था ना। ठीक है। तो इसमें वो कहाँ पर रहता था? वो केंद्र में रहता था। ठीक है। तो केंद्र, क्योंकि तो केंद्र केंद्र के नीचे मतलब पूरा साम्राज्य जो था, साम्राज्य, इसमें साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था। प्रांतों को सूबा भी कहा जाता था। ये अकबर ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। अकबर ने सर्वप्रथम 12 प्रांतों में बांटा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्रांत के बाद आता था सरकार। क्या था? सरकार। और सरकार के जो नीचे, इसको जिला भी कह सकते हैं, और इसके नीचे आता था परगना। ठीक है, और परगना के नीचे आता था ग्राम। इसके इन दोनों के बीच में एक इकाई चकला, ये किसने बनाई थी? ये शाहजहां ने बनाया। ठीक है, ये शाहजहां ने इकाई बनाई। इस तरह इन इकाइयों में मुगल जो थे वो अपना शासन चलाते थे, इन इकाइयों में बांटकर। सर्वाधिक जो सूबे थे, वो किसके समय हुए? वो शाहजहां के समय थे। 23 हो गए थे एक बार। और औरंगजेब के समय कितने सूबे थे? 21 सूबे थे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब जो मुगल प्रशासन था, ये एक क्या था? केंद्रीकृत। अब केंद्रीकृत था, और जो कि सैन्य शक्ति पर आधारित था। आधारित सैन्य शक्ति, क्योंकि सेना के बल पर ही सब कुछ, ये कह लीजिए, जीता गया था, और सेना के बल पर ही सबको शासित किया गया। और जिसमें गुण क्या था? जिसमें समायोजन था, जिसमें शक्ति, नियंत्रण और संतुलन। नियंत्रण व संतुलन का संयोजन था। समायोजन, एक दूसरा अधिकारी नियंत्रित और संतुलित करता था, ये बात। और मुगल प्रशासन जो है, ये किस पर आधारित था? ये कह लीजिए कि जिसमें गुण थे वो तुर्क मंगोल सिद्धांत। तुर्क हुआ उन, इन दोनों से गुण ध्यान में रखें। ये किसने बोला था? ये आरपी त्रिपाठी ने कहा था। आरपी त्रिपाठी ने कहा कि जो मुगल प्रशासन है वो तुर्क और मंगोल सिद्धांतों के गुणों का एक समायोजन था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसको खंडीय राज्य है, क्योंकि इकाइयों में बटा हुआ था। खंडीय राज्य किसने कहा इसको? मंगोल राज्य को स्वरूप में हम लिखेंगे खंडीय राज्य, इसको एडन साउथल ने कहा था। ने कहा था एडन साउथल ने। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये खंडीय राज्य था। इसका इसलिए कहा जाता है कि देखिए, साम्राज्य है उस प्रांतों में बटा था, प्रांत सरकारों में, और सरकार परगने में, और परगना ग्राम उसमें बटा हुआ था। ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो मुगल प्रशासन भारतीय और विदेशी प्रणालियों का के मिश्रण से बना था। यह भारतीय वातावरण में अरबी फारसी प्रणाली थी। ठीक है। बादशाह शासन प्रशासन का सर्वेसर्वा होता था। वह वह प्रधान सेनापति, न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, इस्लाम का संरक्षक, जनता का आध्यात्मिक नेता, और सिद्धांत रूप से बादशाह की शक्ति असीमित थी। परंतु वह अपनी प्रजा की इच्छा का ध्यान रखते हुए समय के द्वारा
नियुक्त सलाहकारों की सहमति से ही शासन करता था। मुगल प्रशासनिक संरचना सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था और शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। मुगल प्रशासन में भारतीय प्रणाली के साथ साथ फारसी अरबी प्रणाली का भी सामंजस्य था। मुगल काल में सम्राट यानी बादशाह के पास सर्वोच्च शक्ति थी, जो शरीयत इस्लाम कानून पर आधारित कानून बनाता था और प्रशासनिक अध्यादेश जारी करता था। ये बात आप सुनिएगा। अब इसमें एक बाबर की कोट आप लिखेंगे बादशाह के बारे में। बाबर ने क्या कहा है? बाबर ने बाबर बादशाह को सर्वोच्च मानता है, क्योंकि बाबर ने ही ये उपाधि धारण की थी। उसने क्या क्या लिखा? उसके अनुसार उसके अनुसार बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं। नहीं है। और यहां तक कि बादशाह की भाषा भी, बादशाह जो भाषा बोलता है ना, बादशाह की भाषा भी भाषाओं की भाषाओं जो भाषाएं हैं, भाषाओं की बादशाह होते हैं। मतलब बादशाह जो भाषा बोलेगा ना, वही बादशाहों की सभी भाषाओं की बादशाह होगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में, किसने ये बोला है? ये बाबर ने बादशाह की सर्वोच्चता के बारे में बोला है। मुगलों का राजतंत्र सिद्धांत क्या कहता है? मुगलों के राजतंत्र सिद्धांत का मूल आधार शरीयत था। शरीयत यानी इस्लामी कानून, कुरान एवं हदीस द्वारा सम्मिलित नाम। बाबर ने राजतंत्र संबंधी विचार प्रकट करते हुए कहा, बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। बादशाह के लिए एकांतवास और आलसी जीवन उचित नहीं है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करके बादशाह की, देखिए दिल्ली पर पहले शासन करने वाले शासक क्या कहलाते थे? सुल्तान कहलाते थे। जो कि सुल्तान कौन होता है? जो कि खलीफा के अधीन की अधीनता को मानते थे। जो कि खलीफा की अधीनता को मानते थे। बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र के आधिपत्य से मुक्त करा दिया बाबर ने। अब वे किसी विदेशी सत्ता और व्यक्ति के अधीन नहीं रह गए थे। हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता है। अकबर ने राजतंत्र को धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर माना है, और उसने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई, सबके साथ अच्छा व्यवहार। जबकि औरंगजेब ने राजतंत्र को इस्लाम का अनुचर बना दिया। औरंगजेब यद्यपि भारत में परंपरागत रूप से चल रहे मुस्लिम कानून यानी हनफी विचारधारा का परिपोषक था। मुगल बादशाह मुगल बादशाहों ने निसंदेह बादशाह के दो कर्तव्य माने हैं: जहां बानी, राज्य की रक्षा करना, और जहांगीरी, अन्य राज्यों पर अधिकार करना। ये वो अपना कर्तव्य मानते कि एक तो हमारे पास जो जितना हमारे पास हमारे अधीन राज्य है उसकी रक्षा करनी है, और दूसरा दूसरे जो शासक हैं उनके ऊपर अधीनता करके अपने राज्य का विस्तार करना है। तो सबसे पहले केंद्रीय शासन। मुगल सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। केंद्रीकृत व्यवस्था के बारे में जॉन ऑफ रिचर्ड्स क्या कहते हैं? जॉन एफ रिचर्ड्स क्या कहते हैं? के अनुसार मुगलों की केंद्रीकृत सत्ता
एक वास्तविकता थी। ये केंद्रीकृत थे कि ये वास्तविकता थी, यह अच्छी थी या बुरी थी, यह आगे बात करते हैं, यह अच्छी थी या बुरी थी, यह एक अलग सवाल है, यह एक अलग सवाल। क्या क्या है, ये एक अलग सवाल है, उसने ऐसा माना है। मुगल प्रशासन केंद्रीकृत व्यवस्था जो नियंत्रण और संतुलन पर आधारित थी, मैंने बताया ना, नियंत्रण और संतुलन पर आधारित थी। मुगल प्रशासन भारतीय तथा गैर भारतीय विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह भारतीय पृष्ठभूमि में अरबी फारसी पद्धति थी। मुगल प्रशासन, मुगल कालीन प्रशासन में अधिकार का बंटवारा सूबेदार दीवान के बीच मिस्र के शासकों द्वारा अपनाई गई प्रणाली पर आधारित था। राजस्व प्रणाली को दो पद्धतियां अति प्राचीन हिंदू और अरबी सिद्धांतों का परिणाम थी। जबकि मनसबदारी व्यवस्था लागू किसने की थी? लागू अकबर ने की। अकबर ने की। ठीक है। मध्य एशिया से ग्रहण की गई थी। मुगल साम्राज्य जो कि एक केंद्रीकृत था, इसलिए बादशाह की शक्ति असीमित होती थी। फिर भी प्रशासन की गतिविधियों को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती थी। मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया जाता है। मंत्री परिषद के लिए किस शब्द का यूज किया जाता था? मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वजीर, सबसे पहले वजीर है, मंत्री परिषद होती है, उसका प्रमुख होता था ये वजीर। कौन होता था? वजीर, जिसको क्या कहते हैं? वकील भी कहते हैं इसको, वकीले मुतल्लक। ठीक है, वकीले मुतल्लक भी कहते हैं, ये प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, वकीले मुतल्लक प्रधानमंत्री होता था। और इसके क्या थे, बादशाह के बाद इसका स्थान आता था। ठीक है, बाबर और हुमायूं के समय में वजीर का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। इसे सैनिक और असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त होते थे। अकबर के काल में मुगल प्रधानमंत्री को वकील कहा जाने लगा। अकबर के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में बैरम खां वकील के रूप में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। इसलिए अकबर ने बैरम खां के पतन के बाद अपने शासनकाल के 8वें वर्ष एक नया पद बना दिया, दीवान वजारत एक कुल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? वकील के जो शक्तियां हैं उनको संतुलित करना, जिसे राजस्व और वित्तीय मामले, मतलब और वकील के पास तो सैन्य मामले भी होते थे, सैन्य प्लस आर्थिक, अब दोनों चीजें इसके पास होती थी। अब उससे क्या किया गया? अकबर ने इसको दीवान को दे दिए ये, अब उसके पास रह गया सेना। अब सेना को वेतन तो यहाँ से जाना है, तो इसको अधिकार कम कर दिए गए। जिससे राष्ट्र और वित्तीय मामलों के प्रबंध का अधिकार प्रदान किया गया। धीरे धीरे अकबर ने वकील के एक अधिकार को समाप्त करके उसके अधिकारों को दीवान मीर बख्शी सेना का प्रमुख होता था, तथा मीर समा सदर सुदूर में बांट दिया। उसके बाद यह पद केवल सम्मान का पद रह गया, जो कि शाहजहां के समय तक चलता रहा। अकबर के काल में केवल 4 ही मंत्री थे, वकील, दीवान यानी मीर बख्शी और सदर सदूर। अब ये दीवान दीवान शब्द इसकी नियुक्ति ये पहली बार अकबर ने 8वें वर्ष बनाया। शब्द फारसी मूल शब्द है, फारसी का मूल शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किया था। इसे वजीर भी कहा जाता है। यह वित्त और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वित्त और राजस्व के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों पर भी उसका प्रभाव होता था। दीवान भी वकील की तरह शक्तिशाली न हो जाए, इसलिए अकबर ने उसे स्थानांतरित करता रहता था। मुगल बादशाह इन अधिकारियों की नियुक्ति उसकी वित्तीय योग्यता पर करते थे, न कि सैनिक योग्यता पर। मुगल बादशाहों ने के काल में मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल, एवाज
था मंसूर सभी अकबरकालीन थे। एतमादुल्ला जहांगीर में, जहांगीर के काल में सादुल्ला खां शाहजहां काल में, और असद खां औरंगजेब कालीन दीवान थे। इनको मुगल काल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। दीवान वित्त मंत्री होने के बावजूद अपनी इच्छा से धन व जागीर नहीं दे सकता था, किंतु वह खालिसा जागीर और इनाम आदि जमीनों का केंद्रीय अधिकारी होता था। दीवान की सहायता के लिए अनेक अन्य अधिकारी भी होते थे। दीवाने खालसा शाही भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी, दीवाने तन मतलब दीवान, कई प्रकार के दीवान होते हैं। दीवाने तन वेतन और जागीरों की देखभाल करने वाला, मुस्तौफी आय व्यय का निरीक्षक, मुशरिफ मीर बख्शी मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस पद का विकास अकबर के काल में शुरू हुआ था। मीर बख्शी का मुख्य कार्य सैनिक भर्ती करना, उसका हुलिया रखना, रसद का प्रबंध करना, सेना में अनुशासन रखना, सैनिकों के लिए हथियारों और हाथी घोड़ों का प्रबंध करना। मुगल काल में तो ये मीर बख्शी जो था, ये सल्तनत काल के दीवाने अर्ज का जो प्रमुख होता, आरिज दीवान अर्ज की तरह था ये प्रमुख, आरिज मुमालिक की तरह ये सम्मान पद। पद और कार्य, पद और कार्य कैसे चलते थे? सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करना। सूबेदार मुख्यतः शाही परिवार से होते थे। के अलावा भी मुख्य जो दूसरे बड़े लोग, जैसे ये कह लीजिए कि मान सिंह, ये कुछ लोग भी इस पद पे रहते हैं। दीवान वित्तीय राजस्व प्रधान था। बख्शी सैन्य प्रधान होता था। फौजदार जिले का प्रधान फौज अधिकारी होता था। अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल नगर का प्रधान होता था। ठेकेदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमीर ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाने वाला और लगान निर्धारित करने वाला अधिकारी होता था। अब उसके बाद भूमि व्यवस्था। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 भागों में विभाजित थी। खालसा प्रत्यक्ष रूप से खालसा के नियंत्रण में, यानी बादशाह राज्य के नियंत्रण वाली भूमि, सीधी नियंत्रण वाली डायरेक्ट वाली, ठीक है। जागीर तनख्वाह के बदौलत दी जाने वाली भूमि, संयुगल अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि। किसान, इस समय किसान जो थे वो 3 भागों में विभाजित थे। खुद कास्ट, उसी गांव की भूमि पर खेती करने वाले जहां वो रहते थे, इनकी खुद की के पास बहुत अधिक जमीन होती थी, बहुत अधिक जमीनें होती थी, ठीक है। वाही कास्ट दूसरे गांव में जाकर खेती करने वाले, इनके पास कम भूमि होती, छोटे किसान होते थे। और उसके बाद मुजारियन किराए पर, मतलब ये भूमिहीन किसान होते थे। क्या होते थे? भूमिहीन किसान होते थे, ठीक है। अब ये भूमिहीन किसान होते थे। अब ये संतुलन और जो नियंत्रण की हम बात कर रहे थे, वो किस तरह से होता था? देखिए, अब संतुलन और नियंत्रण किस तरह से था की बात। देखिए, यहाँ पर केंद्र में कौन होता था? केंद्र में बादशाह हो गया, ठीक है। उसके बाद में दीवान आ गया, दीवान के साथ मीर बख्शी आ गए, ठीक है। और सदर आ गए, ठीक है। ये 4 थे। अब प्रांत में कौन होता था? अब
प्रांत में कौन आ गया, इनके नीचे प्रांत में सूबेदार आ गया, ठीक है। और इसके बाद इसके नीचे ही दीवान होता था। ये दोनों एक दूसरे को संतुलित करते थे, ठीक है। इसकी नियुक्ति बादशाह करता था और इसकी नियुक्ति केंद्रीय दीवान करता था। तो एक दूसरे के अधीन नहीं होते थे, एक दूसरे को संतुलित करते थे। अब बख्शी के मीर बख्शी के नीचे प्रांत में बख्शी होता था, है ना। इसकी नियुक्ति बादशाह नहीं करता था, बख्शी करता था। और उसके बाद सदर के नीचे सदरुस सुदूर के नीचे सदर होता था। ये जो कि क्या चलता था, ये क्या करता था, ये न्याय और ये मामले देखता था, एक दूसरे को बैलेंस करते थे ये, है ना। ये एक दूसरे के अधीन नहीं होते थे, एक दूसरे को संतुलित करते थे। अब नीचे अब आ गया सरकार। सरकार में कौन होता था, सरकार। अब सरकार में देखिए, सरकार में इसकी जगह यहाँ पर फौजदार हो जाता था, प्रमुख होता था फौजदार। अब इसके साथ साथ एक होता था अमल गुजार, इसके दीवान के नीचे अमल गुजार, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अमल गुजार हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पर होता था काजी, तो होता था काजी। अब सिख में कौन होता, सिख या कह लीजिए इसमें इसी तरह ये एक दूसरे के अधीन नहीं होकर एक दूसरे को संतुलित करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मुगल प्रशासन था, मुगल प्रशासन एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो कि संतुलन और नियंत्रण पर टिकी हुई थी, जिसमें तुर्क और मंगोलों के गुण, मिश्रित गुण थे, जो जिसमें काफी सारे जो ऐसी इस व्यवस्था में भारतीय जो प्रशासन व्यवस्था है उसके भी गुण दिखाई देते हैं। और कि जो बादशाह है वो सर्वोच्च और मतलब असीमित शक्ति का अधिकार रखता था। और सब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति बादशाह की मर्जी से होती थी। बादशाह बाध्य नहीं था कि वो किसी मंत्री की बात माने, और एक मंत्री दूसरे मंत्री को नियंत्रित और संतुलित करता था। और बादशाहों का वही उद्देश्य होता था, अपने साम्राज्य की रक्षा कर